तो केमिस्ट्री क्या है कि 3 पार्ट में पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब तो टोटल फिजिक्स है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब टोटल फिजिक्स। उसमें फिर अब है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन का कंपाउंड जो रहेगा उसको पढ़ना रहेगा ऑर्गेनिक में, और कार्बन के अलावा बाकी सब जो है वो सब इनऑर्गेनिक में। तो चालू करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सारा बेसिक पता होना चाहिए। 9th-10th में ये सब चीज पढ़ा दिया गया होगा, तो 9th-10th में ही थोड़ा सा और डीपली और पढ़ते तो सब समझ में आ जाता। यानी ये बेसिक आपका होना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री आप सीख सकते हो 11th-12th में। ठीक है, तो ये सब के लिए है, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए, 12th के लिए भी, जेईई नीट सब के लिए है। तो मॉडर्न डिफिनीशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो वो क्या है? केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन का कंपाउंड जो हम लोग पढ़ते हैं जिस केमिस्ट्री के फील्ड में, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन के बारे में कि कार्बन के लिए पूरा एक केमिस्ट्री का पूरा एक पार्ट जो है केमिस्ट्री का, बहुत सारा पार्ट, वो सारा पूरा दे दिया गया कि नहीं कार्बन के बदौलत ही है, जिसमें हम सिर्फ कार्बन ही पढ़ेंगे। ऐसा क्या खासियत है? तो यहां पे क्या है कि कार्बन जैसा कि बाकी एलिमेंट्स है, तो बाकी एलिमेंट्स के जैसा नहीं, अनलाइक मोस्ट अदर एलिमेंट्स, कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टू अनदर कार्बन एटम्स। तो जैसा कि बाकी सब एटम्स ऐसा नहीं करता है, कार्बन इकलौता है कि बाकी कार्बन एटम के साथ, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन शो करता है कार्बन। तो कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टू अनदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म ए वाइड वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या है कि जो बॉन्ड बनता है वो तो या तो चेन का बन सकता है, नहीं तो रिंग का बन सकता है। तो कार्बन का अगर चेन का बॉन्ड बने तो एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं उसको, और अगर रिंग का बने तो रिंग एरोमेटिक बोलते हैं उसको। तो चेन्स वाला एलिफेटिक हो गया, रिंग वाला एरोमेटिक हो गया। अब क्या है कि अब ये जो एक बना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा, मॉलिक्यूल बना, और फिर मॉलिक्यूल ढेर सारा बनते चला गया। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। तो यही कार्बन कंपाउंड का जो डाइवर्सिटी है वही बेसिस है लाइफ ऑन अर्थ पे। लिविंग क्रिएचर्स आर कंपोज्ड लार्जली ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जितना भी लिविंग क्रिएचर है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आपको मिला हुआ रहेगा। यानी कि जितना जीवित है लिविंग क्रिएचर्स जो आपको दिख रहा है उसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चाहे सिंपल मॉलिक्यूल जैसा भी रहे। और इसी का स्ट्रक्चर केमिकल और जेनेटिक फंक्शन रहता है। यानी कि कोई भी इंसान रहे, जानवर रहे, सब में जो जीन्स बना हुआ है, जो केमिकल है, जो ये सब चीजें, वो कार्बन से ही है, कार्बन के कंपाउंड से ही है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। अब जो ओरिजिन हुआ है इस चीज का, तो शुरू में भी ऑर्गेनिक का मतलब यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक का मतलब है तो डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवित चीज से ही निकाला गया है इसको। तो ओरिजिनली जो है साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो शुरू में जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो जो जीवित ऑर्गेनिजम्स है उसी का स्टडी होता था, और चाहे नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि नेचर से ही जो मिले, यानी नेचर में भी जो जीवित है वही तो प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस वही करेगा जो जीवित रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में अध्ययन हुआ। पर शुरू में भी यही समझा जाता है कि जो जो जीवित है या जीवित से मिल रहा है हमको, तो सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो जो भी कंपाउंड जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, स्टार्च हो गया, वैक्सेस, प्लांट्स, ऑयल्स, ये सबको ऑर्गेनिक समझा जाता था। और समझा जाता था वाइटलिज्म का, कि एक वाइटलिज्म नाम का बिलीफ था लोग में कि नेचुरल चीज कभी भी सिंथेटिकली नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए एक फोर्स का जरूरत है जो कि भगवान है,
तो वाइटलिज्म माना जाता था, भगवान या जो भी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दस वाज द स्टडी ऑफ वाइटल फोर्स। तो यानी कि शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वाइटल फोर्स का ही पढ़ाई समझ के किया जाता था कि भाई भगवान के बारे में पढ़ाई कर रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो उसमें गैसेस को पढ़ा जाता था, रॉक्स को पढ़ा जाता था, मिनरल्स को पढ़ा जाता था, ठीक है। यानी कि या कंपाउंड्स जो इन सबसे मिलके बन सकता है, गैसेस से, रॉक से, मिनरल से, ये सबसे जो मिलके भी बने वो कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता था। तो 19वीं सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया गया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया इनऑर्गेनिक से। तो 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे होलर, तो वो कन्वर्ट किए अमोनियम साइनेट को अमोनिया और साइनिक एसिड से, और उसमें किए क्या, तो हीट किए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं था और उसमें हीटिंग हुआ। तो यहाँ पे अमोनियम साइनेट है, इनऑर्गेनिक है, उसको हीट किए तो बन गया यूरिया, और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो शुरू में माना जाता था कि नहीं, ऑर्गेनिक कोई भी चीज बनेगा तो उसके लिए वाइटलिज्म होना जरूरी है। तो बिना वाइटलिज्म के इनऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक बना दिया गया। अब है कि वाइटलिज्म को 19वीं सेंचुरी में इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिए हम, तो वाइटलिज्म को डिसअप्रूव किया गया 19वीं सेंचुरी में। लेकिन अभी तक ये अभी भी लोग के बीच में ये भ्रांति गई नहीं है कि अभी भी लोग को ये चीज वाइटलिज्म का लगता ही है कि आज भी लोग यही बिलीव करता है कि जो नेचुरल चीज है, प्लांट से उपजा के जो आ रहा है जो चीज, वही हेल्दी है, वही डिफरेंट भी है, वही मतलब कि आप आर्टिफिशियल से नेचुरल चीज नहीं बना सकते। लोग को यही लगता है कि आज भी वाइटलिज्म है कि नेचुरल मतलब नेचुरल, कि भाई आप कंपाउंड से कोई भी नेचुरल चीज नहीं बना सकते। एज केमिस्ट वी नो दैट प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स एंड द सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। लेकिन जो केमिस्ट्री पढ़ा है उसको पता है कि यार अगर कंस्टिट्यूएंट सेम है, बॉन्ड सेम है, तो यानी कि जो आप मटेरियल रखे हो वो भी सेम है। तो कोई भी चीज प्योर है, इसका जो प्योरिटी किसी का भी चेकिंग होता है तो वो चेकिंग होता है C14 डेटिंग से, यानी कार्बन डेटिंग से। और जो कार्बन डेटिंग है वो होता है कार्बन के 14 आइसोटोप का, यानी कि जिसका मास 14 रहे। तो कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स हैव लोअर कंटेंट ऑफ रेडियोएक्टिव C14 एंड अपीयर ओल्ड बिकॉज C14 हैज डिकेड ओवर टाइम। तो जो भी पेट्रोकेमिकल से बना हुआ रहेगा कंपाउंड, ठीक है, उसका जो रेडियो एक्टिव C14 का कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। काहे कि काफी समय से है वो पृथ्वी पे बना हुआ है, यानी कि काफी दिन से बना हुआ है, इसलिए उसका जो C14 है वो डिके कर गया है। प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स आर रिसेंटली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम CO2 इन द एयर। तो प्लांट जो कंपाउंड बनाता है वो CO2 फ्रॉम द एयर लेके बनाता है, और उसमें हाईली मतलब कि वो नया नया बना हुआ रहता है। कोई भी प्लांट अगर सिंथेसाइज किया तो उसका जो कंटेंट है रेडियो एक्टिव का वो ज्यादा रहता है। सम लार्ज केमिकल सप्लायर्स प्रोवाइड आइसोटोप रेशियो एनालाइज्ड टू शो दैट देयर नेचुरल हैव हाई C14 कंटेंट आर प्लांट डिराइव्ड, ठीक है। तो बहुत सारा जो केमिकल का लोग अपना प्रचार करना चाहते हैं कि मेरा केमिकल बहुत अच्छा है, पूरा नेचुरल है। तो नेचुरल कितना नेचुरल है इस चीज को आप C14 डेटिंग से बता सकते हैं कि देखो नेचुरल में भी C14 डेटिंग इतना है और हम जो प्रोडक्ट बनाए इसमें भी C14 इतना है। Even the organic compounds do not need vital force, they are still distinguished from inorganic compounds। तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको वाइटल फोर्स का जरूरत नहीं है, बना सकते हैं आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग चीज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग चीज है। क्यों? क्योंकि कार्बन का कैटिनेशन है, 4 वैलेंसी है, तो ये सब स्पेशल चीज है कार्बन के लिए। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट दे ऑल कंटेंट 1 और मोर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यही चीज इसको अलग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को।
स्टिल नॉट ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। तो ठीक है, ऐसा है, लेकिन जितना भी कार्बन का, तो अब क्या है कि कार्बन कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी रहेगा उसमें कार्बन तो रहेगा, लेकिन कार्बन का कोई भी कंपाउंड जो रहेगा क्या वो ऑर्गेनिक है? नहीं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि इस डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम साइनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब मिनरल से मिला है और इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इस सब में ग्रेफाइट वेफाइट ये सब में देख सकते हो कि ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन का भी है। मोस्ट ऑफ द मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक। Most of the millions of the carbon compounds are classified as organic. However, we ourselves are composed largely of organic molecules and are nourished by the organic compounds in our food. तो लाखों कार्बन कंपाउंड है जिसको कि ऑर्गेनिक बोलते हैं, लेकिन जैसे हम लोग खुद ही लार्जली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं और जो खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक है, यानी हम लोग बने हुए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हैं और जो खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। तो जो प्रोटीन है हम लोग के स्किन में, ये चाहे लिपिड है हम लोग के सेल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोजन है लीवर में, चाहे डीएनए है हम लोग का न्यूक्लियाई का, ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन से ही बना हुआ है। कैटिनेशन शो करता है, सब जितना भी चीज है वो सब कैटिनेशन शो करेगा। So chemists have learned to synthesize or stimulate many of these complex molecules. The synthesized products serve as drugs, medicine, plastic, pesticide, paints and fibers. तो केमिस्ट्री सीखने वाला लोग जब इतना सब कुछ जान गया था तो सब कुछ बना दिया। तो आज दवा भी मिलता है, प्लास्टिक भी है, पेस्टिसाइड भी है, पेंट भी है, फाइबर है, कोई भी चीज आप मांगो केमिस्ट्री लगा के लोग बना देता है कि क्या मटेरियल है, किस टाइप का आपका कंपोजिशन है, किस टाइप का आपका बिहेवियर चाहिए, ये सब एनालाइज करके कोई भी बना सकता है। मेहनत लगता है बहुत लोग का, बहुत जनरेशन का। मेनी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसेज इन मेडिसिन आर एक्चुअली एडवांसेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट एडवांसेज जो मेडिसिन में हुआ है वो एक्चुअली एडवांसेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। जो मतलब मेडिसिन का जो विस्तार हुआ, मेडिसिन जो प्रचार प्रसार हुआ, वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एडवांस है। न्यू सिंथेटिक ड्रग्स आर डेवलप्ड टू कॉम्बैट डिजीज एंड न्यू पॉलीमर्स आर मॉडल टू रिप्लेस फेलिंग ऑर्गन्स। तो आज क्या है कि नया नया सिंथेटिक ड्रग्स बन रहा है जिससे कि डिजीज जो पहले था कि नहीं ठीक हो सकता वो भी आज ठीक हो रहा है। तो साइंस प्रगति करते जा रहा है और अगर मान लो कोई ऑर्गन खराब हो गया तो नया ऑर्गन भी बनाया जा सकता है और बन रहा है, बनते रहता है हर बार। किसी का हार्ट खराब हो गया तो सिंथेटिक हार्ट बना जाता है, लीवर खराब हो गया सिंथेटिक लीवर बन जाता है, तो सब कुछ है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज गॉन फुल सर्किल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक सर्किल घूम चुका है। तो कैसे पूरा एक सर्किल हुआ कि इट बिगैन एज द स्टडी ऑफ कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गन्स। तो इसका शुरुआत हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि हम ऑर्गन्स को से सीख रहे थे कि जो ऑर्गन्स था उसका स्टडी करते थे, उसका कंपाउंड्स का स्टडी करते थे, तो बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के कारण अब हम लोग कोई भी ऑर्गन्स का निर्माण कर दे सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम आर मेड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी एटम है उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन है जो जिसमें चार्ज नहीं है, और दोनों रहता है न्यूक्लियस में, इसलिए इनको न्यूक्लियाई के अंदर रहता है, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका कि जो चार्ज है वो प्रोटॉन के बराबर ही है, यानी माइनस ई इसका है, प्रोटॉन का प्लस ई है। और ई का जो वैल्यू है वो है 19, वो है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या है पूरा न्यूक्लियस में तो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो बाकी जो स्पेस है सराउंडिंग द न्यूक्लियस उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है सिमिलर मासेज अबाउट 1800 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1800 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 1800 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हम लोग। कहीं हम लोग को कितना मतलब कितना नोन मटेरियल्स मिला ही है, ज्यादा तो मिला नहीं है, और कहा ये 1800 बोल रहा है तो मैच ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करके लिखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एटम मास इज इन द न्यूक्लियस बट द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शन। कि जो एटम का मास है वो तो पूरा न्यूक्लियस में ही रहता है, काहे कि इलेक्ट्रॉन के पास तो भार है नहीं, जो भार है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का यूज है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं भाग लेगा, भाग लेने वाला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वही है बॉन्डिंग, वही है केमिकल रिएक्शन। तो ईच एलिमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो कभी भी याद रखिए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई कैटायन एनायन भी रहे तो भी उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इससे ही उसका एटॉमिक नंबर पता चलेगा। कहीं कि इलेक्ट्रॉन नंबर ढूंढिएगा तो प्लस माइनस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक नंबर का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज यूजुअली सिमिलर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्दो द न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वेरी। तो ज्यादातर केस में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन और उतना न्यूट्रॉन, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो नंबर सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता। तो जो एटम्स है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहे तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, कि जैसे एग्जांपल में C14, C13 और C12। अब यह है हाफ लाइफ का कंसेप्ट। तो ये जो कार्बन एटम्स है वो C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव होने का क्या होता है? रेडियो एक्टिव होने का मतलब कि एक प्रॉपर टाइम के बाद उसका जो मास है वो हाफ हो जाएगा, जो भी मास था उसका वो मास हाफ हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो जैसे कभी भी देखा जाएगा कितना लाइफ है, तो 1/2⁹, यानी कि 9 लाइफ है सबके पास, 9 में ही सही करना है, उसके बाद फिर से नया दुनिया का तैयारी। फिर एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो किसी भी केमिकल का कोई भी एलिमेंट रहे उसका केमिकल प्रॉपर्टी अगर डिटरमाइन करना है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखते हैं। तो एक एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, जो कि न्यूक्लियस में होता है, और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, जो कि उसका रिएक्टिविटी डिफाइन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर में रिएक्शन करता है, रिएक्शन के बाद बॉन्ड बनाता है, और यही जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा मॉलिक्यूल का, इसको डिफाइन करता है। तो बिकॉज दे आर स्मॉल एंड लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स इन मेनी वेज। द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिहेव मोर लाइक वेव्स देन लाइक पार्टिकल्स। क्योंकि वो बहुत छोटा है और हल्का भी, तो इलेक्ट्रॉन शो करता है प्रॉपर्टी मटेरियल का भी और पार्टिकल मतलब पार्टिकल का भी और वेव का भी, क्योंकि मास तो उसका एकदम अप्रॉक्स टू 0 है।
तो इन मेनी वेज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक वेव्स देन पार्टिकल। तो हर समय वही चीज है कि पार्टिकल बिहेवियर नहीं शो करता है इलेक्ट्रॉन, वेव्स बिहेवियर भी शो करता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बॉन्ड टू न्यूक्लियाई आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। तो अब क्या है कि पहला चीज होता है सेल। तो एक सेल बनाया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, तो जैसे वो हो गया पहला सेल। तो KLMNS करके बनता है, फिर अंदर में सब सेल होता है। तो सब सेल में ऑर्बिटल आता है। तो इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड टू न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द ऑर्बिटल्स। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल्स में रहता है। एक रूम जैसा समझो, एक होटल का रूम रहता है जिसमें दो लोग को ठहरना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जब तक निगेटिव सब निगेटिव नहीं आ जाए तब तक रूम में पॉजिटिव रहता है। फिर जैसे जैसे निगेटिव आएगा सब मिक्सअप होगा। तो ये जो चीज है कि ढूंढ नहीं सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसका क्या अनसर्टेनिटी है, तो इसमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है कि आप मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक बार में नहीं जान सकते हैं। कि आप अगर मोमेंटम पता है कि कहीं पोजीशन पे हमको पहुंचना है तो कितना मोमेंटम चाहिए, तो एग्जैक्टली नहीं हो सकता। एक वैल्यू है कि इससे ज्यादा होगा प्रोबेबिलिटी जब भी रहेगा। तो जो ऑर्बिटल है वो अलाउड एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है और एसोसिएट विथ एन एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी दैट डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेस। तो जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन को ढूंढा जा सकता है। ज्यादा चांसेस है कि भाई इलेक्ट्रॉन वहीं पे होगा, ऑर्बिटल में ही, वहां पे हम लोग चेक करते हैं उसको। तो ऑर्बिटल क्या है? अलाउड एनर्जी स्टेट है इलेक्ट्रॉन का, और उसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी रहता है
कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में बता सकें, डिस्ट्रीब्यूशन बता सकें कि सेंटर से कहां पे है इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सेल्स एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है कि उसको ग्रुप में बनाते हैं सेल के, जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है न्यूक्लियस से। इच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय प्रिंसिपल काउंटर नंबर n। तो और ये सब जो सेल है उसको डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल काउंटर नंबर से, जिसमें n इज इक्वल टू 1 जो है वो लोएस्ट एनर्जी का सेल है, क्योंकि न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा पास है, इसी कारण से लोएस्ट एनर्जी है। और जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे पीछे समुद्र का प्रभाव कम होते जाता है, और ठंडा हो जाता है, तो ठंडा नहीं रहता। Most of the common elements in organic compounds are found in first two rows of the periodic table. Most of the common elements in organic compounds are found in first two rows of the periodic table. ठीक है, तो जो हम लोग को कॉमन एलिमेंट्स जो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते रहना पड़ेगा वो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट टू रो में ही आ जाता है। और ये जो रो शो करता है उसमें इलेक्ट्रॉन आर बाउंड आर फाउंड इन द फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स है। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट सेल k, और ये होल्ड कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल्स भी उतना ही रहेगा। फिर सेकंड सेल n इज इक्वल टू 2 रहे तो 2n स्क्वायर होगा, तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, जिसे 1s को समझते हैं हम। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेल है, यानी कि जो k ऑर्बिट है, k सेल है, n इज इक्वल टू 1, उसमें सिर्फ सब सेल जो है s है, sPdF हो सकता है आगे भी, तो s बस रहता है उसमें, 1 है, उसके पास सिर्फ s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल जो होता है वो क्या है कि स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, यानी कि पूरा गोल जैसा, और नॉन डायरेक्शनल है, कहीं गोल है तो नॉन डायरेक्शनल है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो है न्यूक्लियस के से कितना दूरी पे है इस पे डिपेंड करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जाएगा। इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कॉटन का बॉल के जैसा, कि जिसमें कि जो सीड रहता है वो सेंटर पे रहता है और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, जैसे जैसे आप दूर जाइएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जाएगा। तो इसको देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जैसे ये दिखा रहा है और ये डिस्टेंस के साथ दिखा रहा है। तो 1s ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस पे है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जा रहा है। अब 2s और 2p, तो फिर जब सेकंड सेल में जाएंगे, फर्स्ट सेल हो गया n इज इक्वल टू 1, फिर जब सेकंड आएगा n इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 ऑर्बिटल है s और p। तो जो s ऑर्बिटल है वो फिर से सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है और सिमेट्रिकल है, लेकिन यहां पे आपको नोड मिलेगा तो जैसे 1s है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है 1s के जैसा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम अमाउंट, वहां पे क्या था कि 1s में सेंटर पे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, जबकि 2s में सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर से दूरी पे है। और जो रीजन बनता है, ठीक है, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहे, मतलब 0 नहीं रहे, मतलब कि अप्रॉक्स टू 0 रहे, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन इज फार्दर, मतलब या 0 ही होगा नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, बिकॉज मोस्ट ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन दैट ऑफ द 1s 2s ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी। तो 1s का क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पे ही होता है तो उसका एनर्जी कम है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर से ज्यादा दूरी पे है, इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा है।
2s ऑर्बिटल का। अब 2s ऑर्बिटल के बाद 2p ऑर्बिटल भी होता है। तो 2p ऑर्बिटल जो है वो 3 डायरेक्शन में रहेगा, x, y और z। और ये जो एनर्जी है 2p का वो 2s से ज्यादा एनर्जी है, यानी कि जो p ऑर्बिटल में है वो s ऑर्बिटल से भी ज्यादा दूर में इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है। और जो ये p ऑर्बिटल है उसका 2 लोब्स होता है, ठीक है, लोब रहेगा और नोडल प्लेन होगा, इसमें दिखेगा। द नोडल प्लेन इज रीजन इन स्पेस विथ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अभी क्या है, तो ये तीनों जो p ऑर्बिटल है 2p का, x, y और z, वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, यानी कि जो एनर्जी है वो बराबर है तीनों का, x, y और z, 2px, 2py और 2pz का जो एनर्जी है वो बराबर है। अब शेप दिखाया गया है फिगर में। तो ये हो गया नोड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका 0 है, ठीक है। सेंटर पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है 2s का। 2p में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है नोडल प्लेन पे, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। तीनों को अगर दिखा दिया जाए एक बार में 2px, 2py और 2pz को, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे x, y, z डायरेक्शन में इस टाइप से। अब है पॉली का प्रिंसिपल। तो पॉली का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो भी स्पिन उल्टा होना चाहिए, यानी कि एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेल है 1s ऑर्बिटल, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल s ऑर्बिटल आता है 1 में, तो s ऑर्बिटल है उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल n=2 है, उसके पास एक ऑर्बिटल 2s का और 3 ऑर्बिटल 2p का x, y, z में, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से रख सकता है। तो 4 एक स्पिन का, 4 दूसरे स्पिन का। जो थर्ड सेल है उसमें एक 1s ऑर्बिटल होगा, 3 3p ऑर्बिटल होगा और 5 3d ऑर्बिटल होगा। कहीं d ऑर्बिटल 5 होता है, ठीक है, 10 d जो है उसमें 10 रह सकता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 और d में 10। तो ऐसे करके जो थर्ड सेल है उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 है, ठीक है। तो इस 9 में आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज। अब है ऑफबाउ का प्रिंसिपल। तो ऑफबाउ क्या है कि जर्मन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है निर्माण करना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है किसी भी आइटम का ग्राउंड स्टेट में, कि ग्राउंड स्टेट में उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसका किस हिसाब से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को सरियाया गया है। तो जो हम लोग ये ऑफबाउ प्रिंसिपल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को सरियाया गया और बताया गया ऐसा ही है, होता ही ऐसा है। तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल फील्ड होता है वो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल सबसे पहले फील्ड होगा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा फिर बाकी सब ऑर्बिटल्स भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे कि दो रो को देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे जैसे आपका वैलेंस जैसे जैसे आपका एलिमेंट का बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो एटम भी बढ़ते जा रहा है। पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था तो 1s में गया, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 1s2 हो गया, 3 आया तो s2 भर गया, उसके बाद फिर पहले 1s2 भरा, फिर अब 2s1 का है कि 2s 1s से ज्यादा एनर्जी में है। 1s में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारा सेंटर पे है, 2s में सेंटर के अलावा भी है। फिर जैसे जैसे आपका बढ़ते गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, फिर वैलेंस सेल के हिसाब से जो लास्ट का ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके सरियाया गया। तो जो भी कॉलम पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम होता है वो बताता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कोई भी ये सब जो कॉलम है वो जो कॉलम रहे, जैसे एक कॉलम है तो इसमें वैलेंस सेल 1 ही होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसमें 4, इसमें 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो अब जो ग्रुप नंबर बोलते हैं, कॉलम बोलो चाहे ग्रुप नंबर बोलो, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। अब है हुंड का रूल। तो हुंड का रूल क्या है कि 2 ऑर्बिटल का सेम एनर्जी नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी 2 ऑर्बिटल का सेम एनर्जी नहीं हो सकता। और कैसे होगा, सब अलग अलग है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का भी सेम एनर्जी नहीं होगा अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखा जाए
क्या स्पिन भी अलग है, तो एक का प्लस रहेगा दूसरे का माइनस रहेगा। तो ऑर्बिटल में मान लो अगर मैग्नीट्यूड सेम है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अब है ऑक्टेट का रूल। तो ऑक्टेट का रूल क्या है कि सारे एटम को स्टेबल होने के लिए, मतलब मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट एटम भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन एटम अगर स्टेबल है तो नोबल गैस है। कहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है तो एटम मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, वो अपना चुपचाप घूमेगा सिंगल एटम के जैसा, तो नोबल गैस है वो। इसके अलावा बाकी सब है तो वो या तो डोनेट करता है नहीं तो शेयर करता है और अपना मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और ये मॉलिक्यूल सब हो रहा है किस लिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ताकि उसका जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस से जो सेल रहे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक केटायन और एक एनायन होना चाहिए। तो जो केटायन रहता है तो वो क्या रहेगा? मेटल रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नॉन मेटल तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लिया इस कारण से नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन दिया इस कारण से पॉजिटिव चार्ज हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, तो उसी कारण से आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में सॉलिड स्टेट में सब बताया गया है। तो बॉन्ड का मतलब लोग नहीं समझते तो समझ लो बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही जो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को पकड़े कर रखे हुए उसी को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक, और हर एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। कभी भी आपको अगर बॉन्ड दिखता है तो उस बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग हो चाहे डोनेशन हो, हमेशा जो भी डैश दिखाते हैं यानी बॉन्ड दिखाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो आयनिक सॉलिड्स बनेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड लिख दिए हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड कॉमन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग नहीं है यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी रहेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं तो नेटवर्क सॉलिड रहता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड, तो अपना जितना ऑर्गेनिक है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही जनरली रहेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना है वो देखो, यानी इनऑर्गेनिक जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा और जो ऑर्गेनिक है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के साथ बनता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी एक इसका भी एक, तो शेयर करके 2 हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, यहां तक है। इसके बाद अब केमिस्ट्री चालू होगा, चैप्टर 1 11th का।